अटेंशन, लुक ऑन द बोर्ड। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। पूरे फिजिक्स का सबसे फेमस क्वेश्चन होता है 11th फिजिक्स का, खास के बर्नौलीज थ्योरम, है ना। जैसे आप क्रिकेट मैच में कौन फेमस था? सचिन तेंदुलकर, है ना जी। और रोहित, कौन कौन? धोनी। वैसे ही जो है फिजिक्स में ये फेमस है, कौन? बर्नौलीज थ्योरम, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस पे खास के हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, एप्लीकेशंस हैं। हवाई जहाज भी जो बनाया गया वो बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। इसके एप्लीकेशंस में मैं बताऊंगा क्या क्या यूजेस हैं इनके। तो बर्नौलीज ने क्या बताया कि कोई अगर ट्यूब हो फ्रिक्शनलेस, देखिए कोई भी थ्योरम के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस होते हैं तभी जाके वो 100% सही हो पाता है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि फ्रिक्शनलेस ट्यूब हो और उससे कोई नॉन विस्कस नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, तब उस ट्यूब के हर पॉइंट की यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये इसका कहना है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। जितना एक एंड पे होगा उतना ही दूसरे एंड पे ही होगा, बीच में भी उतना ही होगा। हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि फ्लूइड के अंदर 3 तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, प्रेशर। और तीनों का फॉर्मूला भी हम लोगों ने ड्राइव किया था, ρgh प्लस हाफ ρv²। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये प्रेशर एनर्जी। यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी ρgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ ρv² एंड प्रेशर एनर्जी इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर। इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा इस ट्यूब के हर पॉइंट पे सेम होगा, कांस्टेंट होगा। इसके प्रूफ के लिए हम लोग ये एक ट्यूब बनाया। ट्यूब सीधा भी बना सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया, ये सब के लिए सही है। अगर टेढ़ा मेढ़ा के लिए सही है कोई चीज़ तो सीधा के लिए भी सही होता है। इसलिए मैंने एक यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब लिया है। ये सीधा भी आप ले सकते हैं। इसका एक एंड ज़्यादा मोटा है, दूसरा एंड पतला है। एक तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, हाइट H1 है, प्रेशर P1 है, फ्लूइड की वेलोसिटी इस एंड पे V1 है, और ये जो दूसरा एंड है उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, प्रेशर P2 है, हाइट H2 है, वेलोसिटी V2 है। तो दोस्तों इस एंड पे एट एंड M और N दोनों में देखिए हाइट का डिफरेंस है। इधर हाइट ज़्यादा, इधर हाइट कम है। हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। तो डिक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए शुरू में पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, बाद में mgh2 है, दोनों को माइनस कर देंगे। जब हाइट घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। तो घट गया, mg कॉमन ले लिया, h1 माइनस h2 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh पढ़ा है ना आप। तो हाइट h पे h1 ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा। अब ऐसे पाइप नीचे की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं ना, पाइप यहाँ का हाइट ज़्यादा, यहाँ का हाइट कम है। तो हाइट घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी घट गया तो शुरू में mgh1 बाद में mgh2 दोनों को घटा दिया, फिर mg कॉमन ले लिया। अब प्रेशर एनर्जी भी घट रहा है। एरिया देखिए, ये एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा, वहाँ पे प्रेशर एनर्जी इतना ज़्यादा होगा। एक इंड का जो है, एक इंड यहाँ देख रहे हैं बहुत का पतला बनाया मैंने, यहाँ पे मोटा बनाया है। द डिक्रीजमेंट इन प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी होता है फोर्स इनटू एरिया वर्क डन। फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रेशर एनर्जी इक्वल वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम। ये एक एंड पे है, दूसरे एंड पे सब में 2 लगा दीजिए, दोनों को घटाइए। अब अगर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा हो, कंटिन्यूस लगातार पानी एक तरफ से इन और दूसरी तरफ से आउट हो रहा है, तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। वहाँ कोई जमा नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। तो इनपुट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल टू द आउटपुट वॉल्यूम। इनपुट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो जाएगा A1 V1T और ये आउटपुट होगा A2 V2T। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाई डेंसिटी होता है, मास बाई डेंसिटी m बाई रॉ। कल से ये फॉर्मूला हम लोग कभी मास के टर्म में कभी वॉल्यूम के टर्म में दिख रहा है हम लोगों को, कल भी दो बार आया था।
ये P1 रहा, ये वॉल्यूम है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है जिसको मास बाई डेंसिटी, उसको भी मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं, m बाई रॉ कॉमन P1 माइनस P2। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी घटा, प्रेशर घटा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर आपने कभी पाइप से पानी पटाया है, पाइप के मुंह को थोड़ा छोटा कर दो, गार्डनिंग पाइप जो है उसके पाइप के मुंह को क्या कर दो, छोटा कर दो, तो देखो पानी का तेजी वेलोसिटी बढ़ जाता है, वहाँ पे तेज़ी से निकलने लगता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ जाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट निकालना है, इंक्रीजमेंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कहते हैं। बाद में वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम कॉमन तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है कि जितना डिक्रीजमेंट होगा, किस में, जितना डिक्रीजमेंट होगा उतना ही इंक्रीजमेंट होगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यहाँ पे दो एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो ये जो डिक्रीजमेंट हो रहा है इन दोनों में, पी पोटेंशियल एनर्जी, पी आर ई मतलब प्रेशर एनर्जी, ये बराबर होगा इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जी में आपका डिक्रीजमेंट निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल, प्रेशर पुट किया जाए, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट हो उसको पुट किया जाए। एम कॉमन लीजिए ताकि एम यहाँ से हम काट सकते हैं। एलसीएम ले लिए रॉ, तो रॉ से इसमें गुना होगा, इसमें रॉ GH1 रॉ GH2 P1 माइनस P2। इधर हाफ ब्रैकेट तोड़ दिए, हाफ से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस रॉ को उधर ले जाइए। इसके बाद 1 वाले सबको एक साइड कर दीजिए, रॉ GH1 प्लस P1, ये माइनस में इधर है, इसको भी इधर लाइए, प्लस हो गया। 2 वाले सबको एक साइड कर दीजिए, रॉ GH2 देखिए माइनस में उधर गया प्लस, P2 माइनस में उधर गया प्लस, ऑफ हाफ रॉ V2 स्क्वायर, ये भी प्लस में हो गया। तो जितनी एनर्जी देख सकते हैं, 1 इंड जो m है उस पे टोटल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ये बराबर हो रहा है दूसरे इंड के। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम दैट इज रॉ GH प्लस P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट होगा। तो थोड़ा तो बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इसमें प्रैक्टिस खोजता है, एग्जामिनेशंस में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे तो आपको इतना तो करना ही होगा। अब देखिए एप्लीकेशंस, इसका उपयोग कहाँ, अनुप्रयोग कहाँ। बर्नौलीज़ थ्योरम काफ़ी काम का है, मैंने पहले ही कहा था। जैसे देखो आंधी तूफान आता है तो टीन का छत प्रायः सुने होंगे उड़ जाता है, खासकर देहातों में टीन का छत, तेज़ आंधी रहने, बहुत तेज़ रहने पे ये छत भी उड़ सकता है, बहुत तेज़, है ना। तो कैसे उड़ जाता है टीन का छत, क्यों उड़ जाता है, आंधी तूफान आने पे टीन का शेड क्यों उड़ जाता है। तो सवाल ये है कि क्यों उड़ता है, कारण क्या, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है। अभी से ये छत है, इसके ऊपर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से लग रहा है उतना ही ऊपर से भी लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए। और जब आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है तो रूम तो बंद रहता है, अंदर का हवा पैक है, प्रेशर भी उसका जितना शुरू में था उतना ही रहता है, लेकिन ऊपर की हवा क्या चलती है, काफ़ी तेज। आंधी तूफान में हवा क्या होती है, काफ़ी तेज चलती है। तो जब हवा की वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो छत के ऊपर का काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। और बर्नौलीज़ थ्योरम के अनुसार क्या पढ़ा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। यहाँ पोटेंशियल तो नहीं घट रहा है क्योंकि हाइट सेम है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं घट रहा है, तो घट कौन रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल नहीं घट रहा है, इसका मतलब प्रेशर घट रहा है। तो ऊपर का प्रेशर घट गया और नीचे का प्रेशर वैसा ही रहा। मान लो नीचे से आपको 5000 पास्कल लग रहा है, ऊपर से भी 5000 लग रहा है, तो बैलेंस है ये। अभी आंधी नहीं आया है, अब आंधी तूफान में क्या होगा, नीचे वाला तो 5000 ही रह गया और ऊपर वाला घट के मान लो 100 हो गया, 200 हो गया। ये नीचे वाला क्या करेगा, इसको उठा देगा, लिफ्ट अप, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, उठाएगा और फिर हवा उसको बहा ले जाएगा। तो जब भी टीन का छत उड़ता है ना, नज़दीक में नहीं गिरता है, बहुत दूर जाके गिरता है। ये उड़ता है तो पहले सीधे ऊपर उठता है, फिर उसका हवा दूर बहा लेके जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि टीन शेड का आंधी तूफान में उड़ना
ये किस पे बेस्ड है? बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। इस तरह से एक स्प्रे पंप देखे होंगे, स्प्रे पंप देखें आप लोग। होली आ रहा है ना, होली में लोग क्या कहता है, रंग वंग तो देता ना, क्या बोलते हैं उसको? पिचकारी। ऐसा ही शेप होता है पिचकारी का। इसमें रंग वंग भर देते हैं आप, रंग वंग। हाँ भैया, स्प्रे लिखिए हम, स्प्रे पंप। खेत में दवाई छिड़काव करना है तो इसके लिए पंप बनाया था, स्प्रे पंप। इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाई है उसको घोल के इसके अंदर डाल दिया जाता है, और यहाँ से आप क्या करते हैं, पंप करते हैं। पंप करेंगे तो हवा तेज़ी से बाहर निकलेगा, हवा का वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, तो प्रेशर घट जाएगा तो ये कैपिलरी ट्यूब है, बहुत पतला ट्यूब होता है कैपिलरी ट्यूब, तो इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और हवा के साथ क्या करेगा, बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा, कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। इसको बोलते हैं स्प्रे पंप। आप क्या करें हैं, रबड़ यहाँ पे लगी है, रबड़ जैसा गेंद जैसा लगा हुआ है, उसको आप दबा सकते हैं, तो दबाएंगे तो हवा क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब हवा की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। प्रेशर घटेगा तो इसके अंदर जो भी लिक्विड है क्या होगा, ऊपर उठेगा और हवा के साथ क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। स्प्रे पंप बना कि नहीं बना? इसी तरह वैक्यूम पंप बनता है, निर्वात पंप, वो भी बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। इसी तरह से फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन जब उड़ती है ना, उससे पहले रनवे पे दौड़ती है। वो क्या करती है, काफ़ी दूर रनवे तक होता है, काफ़ी लंबा रनवे होता है, और उसका ब्लेड का शेप इस तरह से होता है कि जब वो रनवे पे दौड़े तो एयर की जो वेलोसिटी है ऊपर तरफ ज़्यादा हो जाए, ऊपर वाली हवा की, और नीचे वाली क्या कम हो। तो उससे क्या होता है कि ऊपर का वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो नीचे वाला प्रेशर क्या करता है, हवाई जहाज़ को ऊपर उठाता है, इस कारण वो टेक ऑफ कर पाता है। कौन का क्या, एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे कर पाता है? इससे उसके जो पंखे होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा कर्व सा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, ताकि वो इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जब वो रनवे पे दौड़े तो उस ब्लेड्स के ऊपर की हवा ज़्यादा तेज चले और नीचे वाली कम, तो ऊपर का प्रेशर घट जाए और नीचे का प्रेशर उसको क्या करता है, हवाई जहाज़ को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। तो हम कहते हैं हवाई जहाज़ क्या किया, टेक ऑफ कर लिया, ज़मीन को छोड़ दिया, उसको टेक ऑफ करते हैं। इस तरह से हवाई जहाज़ को उड़ना भी किस पे बेस्ड हुआ, बर्नौलीज थ्योरम पे। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप खुद भी पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है ना। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है साइंटिस्ट बनेगा तो ज़रूर सब पढ़िए। आज इतना ही है, धन्यवाद। था देखने दोपहर हम यहाँ पे खड़े थे।